Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about the dust of snow. It is the short explanation of dust of snow, and we are assuring you to give the best lecture of ever. And I hope if you will read this lecture, you will get the best content. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is Robert Frost. Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was born in 26 March 1874 in Francisco, California. मतलब हमारी जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो है उसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को फ्रांसिसिको, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनकी अचीवमेंट फॉर पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री मोस्ट ऑफ एनी पोएट। इनकी जो अचीवमेंट बोले तो इनकी जो उपलब्धि, मतलब अपन कुछ अच्छा करते हैं तो अपन को भी प्राइजेस मिलते हैं ना, वैसे ही इनको जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको भी अचीवमेंट मिली। अचीवमेंट किस सेक्टर में मिली? इनको मिली थी पुलित्जर प्राइज मिली थी। अब बच्चों, पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज एक ऐसा प्राइज होता है जो लिटरेचर और किसी लैंग्वेज के फील्ड में दिया जाता है। मतलब अगर कोई भी पोएट है या कोई भी सिंपल ह्यूमन बीइंग, अगर वो पोएम या किसी सेक्टर में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है, दैट टाइम उसको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। अब इनका बर्थ समझते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया। नॉन फॉर द पोएम्स अबाउट रूरल लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे सिचुएशन। इनकी जो पोएम्स लिखी गई थी वो ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखी गई थी कि जो एक इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी सिचुएशंस फील करता है। दूसरा, रूरल लाइफ के बारे में लिखी गई थी। रूरल लाइफ का मतलब होता है बेसिकली जो लाइफ जो गांव के लोग फेस करते हैं, ठीक है। गांव के लोग किसान हुए, गरीब परिवार से हुए, जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, और नेचर यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति, उस सब के बारे में लिखी गई। तो आइए समझते हैं हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम की थीम के बारे में। अब समझते हैं थीम में हमारे जो पोएट है हमें क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है। ओके, द पोएम इज अबाउट फीलिंग grumpy like under a gloomy tree. And then a tiny bit of snow falls on the speaker like a little tickle. Proof. The grumpiness disappears and speaker feels happy. Again, it's like a nature saying, hey, cheer up. Look at the cool snowflakes. मतलब हमारी जो पोएम है ना, एक ऐसी पोएम है जो किसी इंसान के सॉरो माइंड को हैप्पी मूड के अंदर कन्वर्ट करती है। चलो समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करती है। मतलब अपने अंदर क्या होता है, कभी कभी अपन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो रहा, मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका। तो ऐसे ही जो हमारा पोएट होता है, हमारा जो स्पीकर होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और दुखी होते होते वो क्या करता है, चलता रहता है। तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे चला जाता है। अब पेड़ के नीचे क्या होता है, जो पेड़ होता है ना हमारा हेमलॉक ट्री होता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट इज? हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री को हम बोलते हैं सदाबहार वृक्ष, धतूरे का पेड़। अब ये पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें ना नुकीले कांटे कांटे टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में कभी जाते हुए कि जैसे हमें वेरियस काइंड के ट्रीज मिलते हैं। कोई ट्रीज में जो लीव्स होती है उनमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, किसी भी ट्रीज के अंदर बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बहुत डेंजरस टाइप में होते हैं। तो जैसे ही हमारा जो हेमलॉक ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप ट्री है। अब वो डेंजरस ट्री पे क्या होता है, एक कोआ बैठा होता है। अब कोए कैसा होता है? कोआ नेगेटिव साइन होता है ना, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव साइन हुआ, कोआ भी नेगेटिव साइन हुआ। तो चलो पढ़ते हैं फिर क्या होता है। देन अ टाइनी बिट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द स्पीकर लाइक अ लिटिल टिकल। तो हमारा जो पोएट है ना उसके पेड़ के नीचे खड़ा होता है। तो जो कोआ होता है ना, कोआ सर्दियों का टाइम होता है, पेड़ के ऊपर ना बहुत सारी आइस जमी होती है, आइस। ओके, तो आइस जमने से क्या होता है, तो जो कोआ होता है ना उस आइस पे ना बढ़िया चल रहा होता है, झूम रहा होता है। भाई वो तो मस्त मगन रहता है, लेकिन हमारा पोएट है ना बहुत ज़्यादा सैड होता है, ठीक है। तो वो पोएट कोआ क्या होता है, उस पे से उड़ने को होता है। तो जो ट्री ब्रांच के ऊपर जितनी भी आइस जमी रहती है ना, तो वो कोआ उस पर उड़ने का ट्राई करता है ना, जैसे वो आइस थोड़ा सा उसका जो स्नो फ्लैक्स पार्टिकल्स होता है ना हमारे पोएट के
सर के ऊपर गिर जाता है। अब पोएट के माइंड में एक अजीब सी क्रिएशन होती है, अजीब सी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि है ना वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। लेकिन जो हमारी नेचर है ना वो किसी को कभी सैड नहीं देख सकती। हमारी नेचर ने सबको खुश रखना चाहती है। हाँ, कभी कभी अनजाने में हमारी नेचर कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा दुख दे देती है, बट नोइंगली नहीं। तो जो हमारी नेचर होती है ना वो पोएट को खुश रखना चाहती है। अब पोएट को खुश रखने के लिए वो क्या करती है, वो है ना सब अपनी डिज़ाइन में क्रिएट करती है, सब प्रेजेंट करती है। तो जो आइस का टुकड़ा गिरता है ना, तो आइस के टुकड़े गिरने से ना हमारे पोएट का मूड होता है ना सौरों से हैप्पी हो जाता है। अब कैसे होता है पढ़ते हैं। The grumpy nest disappears and the speaker feels happy again. It's like a nature saying, "Hey, cheer up. Look at the cool snowflakes." मतलब जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है, जो एकदम चिड़चिड़ा हुआ होता है ना, तो वो जो उसकी ग्रम्पीनेस होती है यानी गुस्से से एकदम लाल पीला, वो सब खत्म हो जाता है। डिस्पियर का मतलब होता है दिखाई दे रहा, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो स्पीकर होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एकदम। और जो हमारी नेचर होती है ना, हे cheer up, look at the cool snowflakes, बोलता है हे मस्ती करते हैं। अब तू जितना दुख था ना सब तूने काट लिया, अब इट्स टाइम टू चीयर अप। अब एंजॉय कर, नेचर को देख, नेचर में कैसे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। अब नेचर ने ना तूने जो आधा अपना दिन बर्बाद कर दिया, जो तूने सब मतलब आपने जो सब खत्म कर दिया, हमारे पोइट ने जो नेचर होती है ना उसको बात कर दिया। अब है ना देखते हैं कि जो नेचर होती है ना वो नॉन लिविंग होती है, बट नेचर नॉन लिविंग नहीं होती, नेचर हमारी लिविंग होती है, बट उसको हमें फील करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा पोइट होता है ना वो नेचर के साथ बात करने लगता है और नेचर भी पोइट के साथ बात करने लगती है। तो इस तरह जो हमारा पोइट होता है ना उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सॉरो से उसके माइंड में एक हैप्पी क्रिएशन क्रिएट होती है और वो खुशी से झूम उठता है। तो पढ़ते हैं स्टेंजा के अंदर कि स्टेंजा के अंदर हमारे पोइट है क्या बोलते हैं। द ब्रे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री। मतलब जो हमारा पोइट होता है चलता है रास्ते में, कुआं आता है, कुएं से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं हमारे पोइट के मूड पर गिरता है यानी कि सिर पर गिरते हैं। तो जो उसका सॉरो मूड होता है ना सॉरो मूड से एकदम हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, डस्ट का मतलब होता है जो हमारे आइस का पीस होता है ना दैट इज कॉल्ड डस्ट। और हैमलॉक ट्री वाले पॉइजनस ट्री जहरीला पेड़ जिसको हम बोलते हैं दतूरे का पेड़। ओके, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब बोलते हैं कि जो मेरा आधा सा दिन पूरा बर्बाद हो गया था ना, मैं सुबह से दुखी था, बहुत ज़्यादा चिंता में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ग्लूमी, सैडनेस जो सारे मेरी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहे थे, माइंड के अंदर क्रिएट हो रहे थे, वो सब एक क्राउ ने और एक हैमलक ट्री ने चेंज कर दिया हैप्पी वे में। क्योंकि नेचर हमारे पोइट को एक हैप्पी इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहता है। नेचर कभी किसी को सैड नहीं दे सकता। नेचर इन द गॉड, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसमें गॉड रहता है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो गॉड हमारे ना किसी को कभी दुखी नहीं देख सकते, वो हमेशा हर इंसान को लाइफ में हैप्पीनेस देना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी गलती से कोई इंसान दुखी रह जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ उसकी जो कर्मा होते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट इन द रेयर केसेस हर केस में भगवान अपने बच्चों को खुश रखना चाहता है। तो उसी तरह जो हमारे पोइट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनको भी जो गॉड होता है ना नेचर के पास बुलाता है, हैमलॉक ट्री क्रिएट करता है, आइस क्रिएट करता है, ऐसा ठंडीला बर्फीला मौसम क्रिएट करता है, कुएं को बुलाता है, सब कुछ करता है और पोइट की मूड को चेंज कर देता है। और पोइट बोलता है थैंक यू सो मच, मेरा जो दिन बर्बाद हो गया था आपने मेरा आधा दिन बचा लिया और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसको जो रिग्रेट हो रहा था उसको वो रिग्रेट भी ख़त्म हो गया और उसकी जो डिप्रेशन थी सब खत्म होके वो एक नई शुरुआत करने लगता है। तो आइए समझते हैं इसकी समरी के बारे में। Robert Frost's poem uses a winter imagery to paint a picture of bad mood. हमारे जो पोइट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक इमेजरी यानी कि जो फेंट का मतलब होता है, पहले आपको बताती हूँ, मूर्छित। अगर कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा सैड है और दुख में डूबी हुई है, बोलते हैं ना कि भाई इस इंसान पे बहुत ज़्यादा दुख है, तो उसको क्रिएट करने के लिए ना वो विंटर का मौसम लाता है, सर्दियों का मौसम। बोलते हैं ना कि सर्दियों में इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। अब दुखी कैसे रहता है, देखो एक जो इंसान होता है ना उसके पास तो कपड़े होते हैं पहनने के लिए, बट वहीं पे अगर हम एज अ एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के पास कोई कपड़े नहीं होते, वो ठंडी बर्फीली उसमें अपनी बॉडी से ही अपना
अपना कब्र बनाता है और उसी को फील करता है, तो बोलते हैं ना कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा दुख देती है, तो इन द सेंस यहाँ पर सर्दियों का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब क्राउस और हेमलॉक ट्रीज आर टाइपिकली एसोसिएटेड विद डार्कनेस एंड ग्लूमी, मिररिंग द स्पीकर्स लो स्पिरिट। और जो हमारा कौवा होता है और हेमलॉक ट्री होता है ना, वो ऐसे ही एसोसिएट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कहीं कौवा आ जाए तो कौवे को हम बुरा संकेत मानते हैं, और जो दसूरे का पेड़ होता है उसमें तो कांटे होते हैं, तो जिस चीज़ में कांटे होते हैं हम उसको बुरा ही मानते हैं, है ना। जैसे सोई हुई, तो सोई में जो कांटे होते हैं तो उनको भी बुरा मानते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर जो नुकीली और पैनी चीज़ आ जाती है उसको हम अपने जो रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग बुरा मानते हैं, ठीक है। तो जो कौवा हुआ और हेमलॉक ट्री हुआ, वो ना जो हमारा पोएट है उसकी दुखी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द स्पीकर स्लो स्प्रिट बट देन अ टाइनी इवेंट। पर क्या होता है फिर उसके बाद एक छोटी सी घटना होती है, और टाइनी इवेंट का मतलब होता है छोटी सी घटना, टाइनी माने छोटा, इवेंट माने घटना। अ क्राउड शेकिंग स्लो डाउन ब्रिंग्स अ सरप्राइजिंग शिफ्ट। तो जो हमारे कौवा होता है एंड ट्री के ऊपर बैठा होता है, तो वो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा हमारे पोइट के सिर पर गिरा देता है। द सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एक्ट स्पैक्स अ चेंज इन पर्सपेक्टिव, रिमाइंडिंग द स्पीकर नॉट टू ड्वेल ऑन नेगेटिविटी। तो जो उस मोमेंट पे जो कुछ भी रिएक्शंस होता है ना, उस रिएक्शंस में हमारी जो नेचर होती है ना, वो पोइट को सैड रहने के लिए मना करती है। वो हमारे पोइट को बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने अपना आधा दिन बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं, आप इतने सैड और डिस्पियर हो, लेकिन अब मैं आपको सैड नहीं रहने दूंगी। आपने जितना भी दिन बर्बाद किया उस सबको छोड़ दो और अपने बचे हुए दिन को खुशी से एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। द पोएम सजेस्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन नेचर होल्ड द पावर टू ट्रांसफॉर्म आवर आउटलुक, बैशिंग हावे नेगेटिविटी एंड फॉलोइंग अस टू मेक द मोस्ट ऑफ द डे। तो हमारा जो पर्यावरण होता है, हमारी जो नेचर, हमारे जो गॉड होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि हमें ना हर प्रॉब्लम में सैड नहीं होना चाहिए। हमारी जो छोटी सी छोटी चीज़ है ना, वो भी हमें खुश कर सकती है। जैसे कभी पोइट ने सोचा था कि मैं बाहर निकलूंगा, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर जो कौवा होगा वो बर्फ का टुकड़ा गिरा देगा, उससे मेरा मूड सौरों से हैप्पी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ। और जो वो सोच रहा था कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं हर मोमेंट पे, ठीक है। तो हमें इन सब मोमेंट से सीखना चाहिए कि हाँ, अगर अच्छा मोमेंट है हमें उसमें भी खुश रहना है, और बुरा मोमेंट है उसमें भी खुश रहना है। हमें अपने आप को ना लेवल करना है, एडजस्ट करना है। आई होप यू गेट इट। इट्स टाइम टू read about the poetic device. So what is metaphor? The central metaphor compares the falling snow to dust, highlights the poem transferring moment. Okay, what is personification? Personification, the crow is given human-like action by shook down the snow, adding a touch of agency to the natural world. As I told you in earlier lecture, personification का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर किसी नेचर या नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर किया जाता है। तो जहाँ पर जो आइस गिर रही है ना, कोई गिरा रहा है, उसको हम नेचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हाँ। व्हाट इज सिंबलिज्म? जहाँ पर किसी चीज़ को सिंबल से, सिंबल प्रतीक यानी कि उससे कंपेयर किया जाता है, दैट विल बी से सिंबलिज्म। द डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज अ चेंज, encounter, or a small event that brings about a positive change that represents unexpected beauty and renewal life. Okay, what is imagery? जिस चीज़ से कल्पना की जाती है, दैट वी से इमेजरी। तो जो हमारा पोइट होता है वो सब कल्पना करता है, उसके साथ होता है, सो दैट वी इंक्लूड इन इमेजनरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रो एंड डार्क हेमलॉक। व्हाट इज राइम सीम? जो हमारा कोई भी स्टैंडा है उसके अंदर हमारे जो सेंटेंस रिपीट होता है, दैट वी से राइम सीम। ओके, और व्हाट इज एलिट्रेशन? जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, दैट वी से एलिट्रेशन। अब ए ई आई यू अपने 5 ए ई आई यू अपने होते हैं बॉवल्स, तो बॉवल्स को छोड़कर 5 जितने भी हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग बचते हैं, दैट वी come under the alliteration. Okay, I hope you get it. Thank you so much for watching. I hope you have a great day. If you want to see the more about this lecture, just the link has given in description. See you in the long video. Thank you. Radha Krishna.